हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट पौधों के ग्रीन भाग में पाया जाता है। पौधे के वो भाग जो हरे रंग के होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। सूर्य की रोशनी और क्लोरोप्लास्ट की वजह से सनलाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और न्यूक्लियस जो होता है ये कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा, शर्करा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जो हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी में, सूर्य जब उन्हें सनलाइट मिलता है तो जो है वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वायु के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलते हैं और जहाँ पर प्रकाश और परडहरिम यानी कि क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, उपोत्पाद के रूप में निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अपक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है? ग्रैनम, ग्रेना लैमला, स्ट्रोमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अपक्रिया, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, को इसी डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो डार्क रिएक्शन होता है या ब्लैक मैन रिएक्शन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम भाग लेते हैं जो कि वातावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, वो एटीपी में कहाँ पे बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या परऑक्सीसोम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा एटीपी के रूप में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है या एनिमल्स में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन यहाँ पे सौर ऊर्जा एटीपी में पूछ रहा है, यानी प्लांट्स बॉडी की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ये जब पौधे रिस्पायरेशन करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 66 बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया है 2020 में। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन तीनों ही क्लोरोफिल के घटक के अंतर्गत आते हैं।
क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहा जाता है, यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण बनता है, यानी कि पौधों में जो हरा रंग देखने को मिलता है वो इसी क्लोरोफिल के कारण मिलता है। अगर बात करें क्लोरोफिल के मुख्य घटक की, तो क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक है वो मैग्नीशियम है, लेकिन मैग्नीशियम के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्लोरोफिल में उपस्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा इसका घटक नहीं है, तो कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है प्रवाह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण के कारण प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव होता है। पौधा जब आप लोगों ने देखा होगा कोई प्लांट से अगर इधर से सन निकल रहा है तो इसकी तरफ ये प्लांट झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रवाह होते हैं उनके छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है, इसलिए इधर की तरफ ये झुक जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है विसरण, वाष्पीकरण, अवशोषण, प्रासरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे प्रासरण कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रासरण को ही इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, जो पानी होता है मिट्टी के द्वारा जो जड़ में भेजा जाता है उसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है या परासरण कहा जाता है। ठीक है, जल को भेजने का कार्य जो होता है वो पौधों में पाए जाने वाला जाइलम करता है। वहीं पे अगर बात करें फूड को भेजने का कार्य कौन करता है, तो पौधे में एक टिश्यू होता है जिसे फ्लोएम कहा जाता है, वो पौधे में फूड ट्रांसफ़र का कार्य करता है, और जाइलम जो होता है वो जल ट्रांसफ़र का कार्य करता है, और ये प्रक्रिया ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु आयन मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकार का पिगमेंट होता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन बहुत नियरेस्ट दिए हुए हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बीपीएससी जो है वो इसका क्वेश्चन नहीं टफ होता है, इसके ऑप्शन जो होते हैं वो इतने क्लोज दिए होते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हिंदी में ही बताइए, हिंदी में बताइए, उनके लिए ऐसे वर्ड जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि फोटो सेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए कुछ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ टर्म इंग्लिश के आने भी कंपलसरी होते हैं। ये आपका 44th बीपीएससी 2002-1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखा हुआ था, फोटोसिंथेसिस ही हिंदी वाले में भी लिखा हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। पौधे एवं पेड़ों का खाना जो बनाने की प्रक्रिया होती है, जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया होती है, इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, पानी के अणुओं को तोड़ना, कोई कार्य नहीं, प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करना। 70 बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ताज़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। हो सकता है इस बार टीआरई में आपको देखने को मिल जाए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। मतलब क्लोरोफिल सूर्य का जो 7 कलर निकलता है उसमें से किस रंग को अवशोषित करता है? लाल और नीला, हरा और नीला, हरा और लाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और हरे तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लाल और नीला सॉरी हरा नहीं नीला, लाल और नीला तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगर बात करें हरे रंग की, तो हरा रंग जो होता है वो अवशोषित नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता, अवशोषित नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अगर अवशोषित की बात करेगा तो लाल और नीला रंग अवशोषित होता है, और हरा रंग जो होता है वो परावर्तित होकर हमें दिखाई देता है। इसी कारण पौधे का रंग हमें हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरा रंग अवशोषित नहीं होता है, वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में हरा रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पौधे में हरा रंग जो होता है वो अवशोषित ना होकर परावर्तित हो जाता है, इसी कारण पौधे का रंग हमें हरा दिखाई देता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 2023 बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी कार्यकी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में किसी कार्य के होने का एहसास हो रहा है, इसलिए ये पादप वर्गीकी में ना आकर पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, पुरस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान इनमें से कहीं नहीं होता है। अगर इनमें से कहीं नहीं होता तो कहाँ पे होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य और पुरस इनमें से कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में जहाँ जहाँ पे भी आपको हरा रंग दिखाई देगा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, वहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रदीप्त कलिका की खोज करने वाले हैं। पौधे में जो प्रदीप्त कालिता है उसकी खोज किसने की थी? गॉर्नर और एलार्ड ने, स्टीवर्ड और सैलीसबरी ने, थीमैन और स्कुग ने, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज गॉर्नर और एलार्ड ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, या किण्वन। यहाँ पे पूछा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया, तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की क्रिया डीकम्पोजर या फिर अपघटन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? डीकम्पोजर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये डीकम्पोजर क्या होता है? तो वो जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्रायः प्रोड्यूसर तथा कंज्यूमर के मृत शरीर, यानी कि जो उनका मरा हुआ शरीर है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, उनका अपघटन करते हैं, वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने किसी मृत जीव जंतु को देखा होगा, जब वो मर जाते हैं तो छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको डीकम्पोज करते हैं, उनको खा लेते हैं और मिट्टी के द्वारा वो सड़ते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को डीकम्पोजर कहलाता है। वो कार्बनिक पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि जितने भी जीवित जीव हैं सब कार्बन से मिलकर बने हुए हैं और मृत होने के बाद भी उनमें कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। इसी को डीकम्पोजर की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, या मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अदरक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बात सही है, लेकिन आपसे पूछा है यह तना है जड़ नहीं क्यों, तो इसमें क्लोरोफिल की कोई बात नहीं आ रही। इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है, यही इसकी विशेषता है कि जितने भी तने होते हैं, तना आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा तो उसमें कुछ गांठ टाइप स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे आपने अदरक देखा होगा तो कुछ इस तरह से अदरक जो होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे ऐसे जगह जगह से मुड़ा होता है। ये जो जहाँ से मुड़ा होता है इसी को नोड और इंटरनोड कहा जाता है। जितने भी तने होते हैं सब में नोड और इंटरनोड पाया जाता है, ये तने की विशेषता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि साइटोकाइनिन, गिबरेलिन और ऑक्सिन तीनों ही पादप हार्मोन्स हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। ए नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन, साथ ही साथ एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सब ही पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि पादप हार्मोन्स को, प्लांट हार्मोन्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, तो ये पौधे के विकास को, उनकी वृद्धि को, उनके पोषण को विनियमित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, ये प्रमुख प्लांट्स हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण की सुपरिभाषा है। मतलब यहाँ से पूछा परागकण किसे कहते हैं, परागकण की परिभाषा क्या है। तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाती है, या फिर परागकण का अंकुरण परागण कहलाती है। पराग नली का बीजाणु तक पहुँचना परागण है। कीटों का फूलों तक पहुँचना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा परागण क्या है, तो परागण जो होता है वो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी। प्लांट कली जो होता है वो एक भ्रूणीय टहनी होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे पौधे उस एरिया में उगते हैं जहाँ पे लवण पाया जाता है, जहाँ पे नमक पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सेल्यूलेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। लवण युक्त मिट्टी में या फिर नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद या फिर हाइलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। सेम क्वेश्चन 53 बीपीएससी और 55 बीपीएससी दोनों में पूछा गया। उसके बाद यही क्वेश्चन बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया। इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो उसको लवण मृदोविद कहते हैं, हाइलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। ऑप्शन दिया हुआ है, अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अदरक। अदरक जो होता है ऐसा पौधा है जिसने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे जो होते हैं ये खाद्य सामग्री को तने में संग्रहित करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश, मृदा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा यानी कि मिट्टी या फिर सॉइल से पौधे जो होते हैं वो अपना पोषक तत्व जो है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, एनर्जी जो होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो मृदा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं, मृदा से करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की। फ्लेमिंग, लैम्बल, टेनिस या ल्यूवेनहुक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहुक। जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनियो वान ल्यूवेनहुक ने की थी। कब की थी, 1676 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1676 में की थी। अगला क्वेश्चन है, संवहनी जिसे वैस्कुलर पौधा कहा जाता है, वैस्कुलर प्लांट में पानी ऊपर किससे जाता है। संवहनी ऊतक में पानी किससे ऊपर जाता है। फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू या जाइलम टिश्यू। 53 और 55 दोनों बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जा से जाइलम और जा से जल। जल ऊपर कैसे जाता है, जाइलम के द्वारा, और फा से फ्लोएम और फा से फूड ऊपर कैसे
कैसे जाता है? फ्लोएम के द्वारा। जल कैसे जाता है? जाइलम के द्वारा। और फूड कैसे जाता है? फ्लोएम के द्वारा। अब देखिए यहाँ से फूड का एफ ले लीजिए, फ्लोएम का एफ ले लीजिए, मैच कर रहा है। जल और जाइलम ये मैच कर रहा है। जाइलम के द्वारा जल जाता है और फ्लोएम के द्वारा फूड जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या बचा? पानी कैसे जाता है, यानी जल कैसे जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी जो होता है वो ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा होता है बीजों से, तना काट से, इन दोनों से, एक से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पूछा है कि मदर प्लांट की तरह कौन सा बेबी प्लांट या फिर डॉटर प्लांट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीज से भी और तना काट से भी, दोनों से ही माँ पौधे की भांति पौधा प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये जब इनमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो उगते हैं, और इसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तब कीट भक्षी पौधे जो है उस मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। चूँकि उन्हें कीट भक्षी कहा जा रहा है और वो कीट खाते हैं तो लोगों को ये लगता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीट भक्षी पौधे तो परपोषी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कीट भक्षी पौधे जो कीटों को खाते हैं वो केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं, बाकी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। कुछ कीट भक्षी पौधे के उदाहरण आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सही एग्जाम्पल कीट भक्षी पौधे के हमें बताते हैं तो अगला वीडियो जब मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी उसमें आपका कमेंट आपके नाम के साथ जरूर दिखाऊंगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसायनिन, लैग हीमोग्लोबिन, फाइकोसायनिन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लैग हीमोग्लोबिन लेगुमिनस पौधे के नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पत्ती, तना, या जड़? लाइफ साइकिल के माध्यम से पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि इम्पॉर्टेंट भाग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। सब कुछ रहे, पत्ती रहे, फल रहे, सब कुछ रहे, अगर पुष्प ही ना बने तो एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइफ साइकिल में पौधे का पुष्प जो होता है, फ्लावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किस चीज़ में मदद करता है? पौधे के भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने के लिए, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि जो पौधे का तना होता है उसके द्वारा भोजन का भंडारण भी होता है, पौधे को आकार भी मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है, और श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे को आकार मिलता है और भोजन का भंडारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने का कार्य करता है। इसमें जो होता है भोजन का भंडारण भी होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, क्योंकि पौधे के तने में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पौधे के जिस भाग में भी मौजूद होगा हर भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी ने गन्ने की खेती होते हुए देखी है। गन्ने में क्या होता है, एक गन्ना होता है जहाँ से उसमें नोड पाया जाता है, इसी नोड को काट कर नोड पे गन्ने को काट कर गन्ना जो है वो जो है उसका प्लांटिंग किया जाता है, बोया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना काट में आमतौर में गन्ने का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा होता है साग, पुष्प, झाड़ी,
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साग। मटर का जो पौधा होता है, जो पीज होता है, इसे साग, ये पौधा जो होता है वो साग होता है, यानी सर्ब्स होता है। ठीक है, मटर का पौधा 2 बीज पत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है चर्बी, जिसे वसा कहते हैं, प्रोटीन, तेल, स्टार्च, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फलियां जो होती हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वो पौष्टिक, अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। ठीक है, फलियों के एग्जाम्पल की बात करें तो आपने मूंगफली, सोयाबीन, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं वो फलियों के अंतर्गत पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे मटर, अरहर, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण इसमें जो रंध्र होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा मेल सही नहीं है। ठीक, पर्णवृत्ति पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, पेड़, कमजोर तना को सीधा खड़ा नहीं, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। या अच्छा, यहाँ पे ऐसे पूछा, ये अलग है। पर्णवृत्ति, पर्णवृत्ति क्या है? पत्ती को तने से जोड़ता है, और जो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर है, तना है, उसे पेड़ कहा जाता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, क्या उसे लता कहा जा सकता है? इसमें से पूछा कौन सा सही मेल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पर्णवृत्ति पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, पेड़ नहीं कहलाता, वो तना कहलाता है। ठीक है, जो आधार होता है, यहाँ से जो जड़ें निकली होती हैं, इसके पास जो ये मोटा कठोर भाग होता है, इसे तना कहा जाता है। कमजोर तना जो सीधा नहीं खड़ा हो सकता, क्या उसे लता कहते हैं? ये भी बिल्कुल सही है। और पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, इसलिए दूसरा ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पौधे में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पसर्जन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है कि सक्शन पुल के कारण पौधे में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है? आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो अगले वीडियो में आपके जवाब के साथ आपके कमेंट को ज़रूर दिखाया जाएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना मत भूलिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।